Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important the Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इट इज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्स 1967 वर्डिक्ट ऑन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी टैग। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कब हुई थी, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875 बाय सर सैयद अहमद खान एंड लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिल गया था। लेकिन 1967 केस दैट इज अजीज बादशाह केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग आई थी, वर्डिक्ट आया था कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग मिला हुआ है और उसमें जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम जो माइनॉरिटीज में है उनकी तरफ से ही, उनके लिए ही ये माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ पर इनको दिया गया था। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं है तो उसको हम माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देंगे। तो उस वजह से क्या है, माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वापस ले लिया था। लेकिन 1981 में पार्लियामेंट ने एक रूल पास किया, 1981 में एक लॉ पास किया, एक स्टैट्यूट पास किया दैट वाज नोन एज AMU एक्ट 1981। इस एक्ट के तहत, एक पार्लियामेंट लॉ के तहत, स्टैट्यूट के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी का टैग, माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया गया था। देन इसी के केस में 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस स्टैट्यूट को, इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, इसको क्वश कर दिया था। इसके खिलाफ जो 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस वापस ले लिया, उसी के लिए ही दोबारा से पिटीशन डाली गई थी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एंड उसी के रिगार्डिंग अब फाइनल यहाँ पर हमें जजमेंट देखने को मिलती है। ये थी इसकी पूरी हिस्ट्री 1875 से। फिर देन यहाँ पर हम आते हैं 1967 केस एंड देन 1981 की एक्ट एंड देन 2006 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है एंड देन फाइनली नाउ सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें ये बोला है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, कोई भी गवर्नमेंट का स्टैट्यूट है जो माइनॉरिटी टैग दे देता है किसी भी इंस्टीट्यूशनल, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, उसको हम नहीं हटा सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट में यही दिया हुआ है, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय अ माइनॉरिटी कम्युनिटी विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी वंस इट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू अ स्टैट्यूट। कोई भी माइनॉरिटी टैग उसका वापस नहीं ले सकता है अगर उसको हम स्टैट्यूट के तरह उसको एस्टैब्लिश कर चुके हैं। ये है आपका पूरा वर्डिक्ट इसमें, राइट। तो इसके बेस पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं और कौन सा हमारे लिए यहाँ पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 30 एंड स्पेशली आर्टिकल 30 क्लोज 1, ये हमारे लिए अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑलरेडी मदरसा जो एक्ट आई थी आपकी, मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004, उसमें भी इसी आर्टिकल का जिक्र आया था। अगेन वी आर डिस्कसिंग इन द केस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस। तो दोबारा से आपके लिए आर्टिकल 30 विल बी इंपॉर्टेंट एंड दिस ईयर देयर माइट बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द माइनॉरिटी स्टेटस और रिगार्डिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि बिकॉज बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स यहाँ पर पास की हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या यहाँ पर बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 30 है जिसमें माइनॉरिटीज को, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को एक हक दिया जाता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश या एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंड सेक्युलर एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो आर्टिकल आपको 30 क्लोज 1 है, इसमें जो भी ये राइट्स मिलती हैं ये स्पेशल राइट की तरह पढ़ी जानी चाहिए और जो भी ये लॉ है इट शुड बी एन एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस लॉ को क्या बताया है, दिस इज एंटी डिस्क्रिमिनेशन। तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन में क्या बोला गया है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता विच इज अगेंस्ट द लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने से रोके या कोई भी उनके खिलाफ काम करे। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता या कोई भी ऐसा वर्डिक्ट पास नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा लॉ या वर्डिक्ट पास हुआ है जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट काम करे तो उसको हम मानेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज अल्ट्रा वायर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31, राइट। तो आर्टिकल 31 में 30 क्लोज 1 में ये सबसे पहले एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। साथ में इसमें जो ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाती है रिलीजियस माइनॉरिटीज को, वो भी आपका क्या आ जाएगा, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल जो राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। ये दो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर वर्ड्स देखने को मिलेंगे, दैट इज एंटी डिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस जो आर्टिकल 30 क्लोज 1 है, it is anti-discriminatory and it is also giving special rights to the minorities by providing greater autonomy on this। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है एंड साथ में यहाँ पर बोला गया है कि जो ये माइनॉरिटी का कैरेक्टर है ना, माइनॉरिटी
जो टैग दिया गया है, दे हैव अपहेल्ड कि इसको हम माइनॉरिटी बोलेंगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो टैग है एएमयू से हम वापस नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, उसको वापस ले लिया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका जो स्टैट्यूट की तरह से अब 1981 के बाद ये तो स्टैट्यूट बन गया, तो इसको माइनॉरिटी का एक बार टैग दे दिया है, तो हम किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग वापस से नहीं ले सकते हैं अगर वो लॉ के हिसाब से बनाया गया है तो, राइट। तो लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ये प्रूफ उनको करना पड़ेगा, ये जो बर्डन है प्रूफ का, ये माइनॉरिटीज के पास ही है, दैट दे हैव टू प्रूव दैट दे हैड एस्टैब्लिश्ड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द कम्युनिटी गुड। कम्युनिटी के लिए ही एस्टैब्लिश किया गया है, ये उस कम्युनिटी को ही प्रूव करना पड़ेगा, ये उस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही प्रूव करना पड़ेगा, राइट। देन ओनली दे कैन गेट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 क्लोज 1, तभी उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। साथ में इसमें यह भी बोला गया है कि आप इस बेस पे उनका माइनॉरिटी स्टेटस नहीं ले सकते, जिसमें अगर आप ये बोलते कि इनके तो एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजियस माइनॉरिटीज है ही नहीं, अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है तो भी हम उसको माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का टैग दे सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात करी गई है कि ये जरूरी नहीं है कि वो रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के लिए ही बेनिफिशियल हो, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली हो सकता है, मेजरली हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस कम्युनिटी के लिए हो ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम 1967 अजीज बादशाह केस को अपहेल्ड करेंगे तो ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जिनको माइनॉरिटी का टैग मिला हुआ है, तो वो उन सब के ऊपर यहाँ पर अब उनके एस्टेब्लिशमेंट, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर बात आएगी। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट अपहेल्ड 1967 वाला केस, वी कैन नॉट अपहेल्ड द वर्डिक्ट ऑफ 1967। So that's why now Supreme Court has overturned its own judgment of the 1967 Aziz Basha case. So Aziz Basha case is also important. Aligarh Muslim University is also going to be important for you now. And जो Article 30 है, 29 and 30 जो कि religious और linguistic minorities के लिए specially बनाया गया है, तो वो articles भी आपके लिए अब important हो जाते हैं। You have to read these articles in detail। और आपके पास अगर कोई भी एजुकेशन के बेस पे सुप्रीम कोर्ट या स्टैट्यूट के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आता है, देन यू कैन अटेम्प्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मदरसा जो आपकी एजुकेशन बोर्ड एक्ट अभी हमने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया है, वो भी आप वीडियो जाकर देखिए। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो दैट दिस स्टेटस इज नॉट नाउ टेकन अवे फ्रॉम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड इट इज अ यूनिवर्सिटी एज वेल एज इट इज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज वेल, राइट। तो इसमें कोई भी यहाँ पर फेरबदल नहीं किया है, जो माइनॉरिटी टैग 1981 के तहत मिला था वो इसके पास अब यूनिवर्सिटी के पास रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अब क्या है, ये माइनॉरिटी टैग चाहिए क्यों, क्योंकि आर्टिकल 30 इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 30 जब यहाँ पर इन्फ्रिंज होगा तो वो प्रोटेक्शन किसको मिलेगी, वो इंस्टीट्यूशन को उस आर्टिकल 30 के अंदर प्रोटेक्शन मिल सकती है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ यहाँ पर हम काम नहीं कर सकते, ये इसका मेजर फंडा यहाँ पर निकल के आता है। एंड आगे अब देखना है तो अब इसके बारे में और ज्यादा क्या जजमेंट्स पास होंगी, वी विल सी इन दी लेटर वीडियोस, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल के आता है, it is regarding the again बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। yesterday also we have discussed it, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसको हमने डिस्कस किया था। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्या बोला है कि दे आर सपोजिंग, दे आर रिक्वेस्टिंग टू यूज सैटेलाइट कॉलर्स टू ट्रैक वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एलिफेंट्स। तो यहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट्स को ट्रैक करने के लिए, मूवमेंट ट्रैक करने के लिए अब उनको सैटेलाइट कॉलर्स पहनाए जाएंगे, किनको, एलिफेंट्स को, ठीक है। तो अभी हमने लेटेस्ट थोड़ी सी न्यूज, थोड़ी दिन पहले ही हमने न्यूज में डिस्कस किया था अबाउट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात क्या है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 एलिफेंट्स की डेथ हो गई है ड्यू टू कंज्यूमिंग दी फंगल इन्फेक्टेड कोडो मिलेट, ठीक है। कोडो मिलेट जिसको हम काओ ग्रास भी बोलते हैं, हम उसको ग्रीन ग्रास भी बोल देते हैं। तो ये जो कोडो मिलेट है, वैसे तो ये बहुत हेल्दी है, बेनिफिशियल है फॉर दी हेल्थ, लेकिन अगर इसके ऊपर फंगस लगी हुई है, अगर ये फंगल से इन्फेक्टेड है, फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू दी फेटालिटी ऑफ द वाइल्ड एलिफेंट्स एंड इट कैन ऑल्सो कॉज हार्म टू दी एनी एनिमल और एनी ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर इन्होंने ये पाया गया कि जो एलिफेंट्स है उन्होंने पॉइजनस कोडो मिलेट ही कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से डेथ हुई। सो नाउ अब यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने क्या फैसला लिया है, that they will be tracking the movement of wild elephants, right, with the help of satellite collars। और ऐसा नहीं है कि ये पहली ऐसी स्टेट बन रही है जो ये ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट कॉलर्स यूज कर रही है, ऑलरेडी ये बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे लाइक तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी ऑलरेडी उनको टैग किया गया है। यहाँ पर ऑलरेडी सैटेलाइट जो कॉलर्स है, रेडियो कॉलर्स है, वो यूज किए जाते हैं सो दैट जो एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड किया जा सके, उनकी माइग्रेशन को ट्रैक किया जा सके, उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आपको आभास हो कि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर
एलिफेंट्स को, वाइल्ड एलिफेंट्स को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उनमें जल्दी से जल्दी ये एक्शन लिया जा सके। तो ये मेजरली रेडियो कॉलर्स किस लिए होते हैं, टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द वाइल्ड एलिफेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, तो दोबारा से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसमें से एक नदी बहती है, दैट इज नोन एज चरण गंगा। चरण गंगा नदी बहती है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है ऑलरेडी ऐसा कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, तो यहाँ पर भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में भी पूछा जा सकता है। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ द रॉयल असम बंगाल टाइगर। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज द हाईएस्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही आर्टिकल में इतना ही था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, yes, this article is also very important for us. Zomato Swiggy breached antitrust laws, CCI probe। ये CCI ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये प्रॉब किया है, ये इन्होंने चेक किया है कि जो जोमेटो और स्विगी, विच आर टू डिलीवरी जायंट्स ऑफ इंडियन मार्केट, इन्होंने ब्रीच किया है एंटी ट्रस्ट लॉ। ठीक है, एंटी ट्रस्ट लॉ, एंटी ट्रस्ट किसके अंदर, कि जो कंज्यूमर्स का जो ट्रस्ट बनता है इनके ऊपर, जो मार्केट कंपटीशन बनता है, उसमें एंटी ट्रस्ट लॉ एक यहाँ पर फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ढूंढा है कि इन्होंने एंटी ट्रस्ट लॉ को ब्रीच किया है। तो अब हमारे लिए यहाँ पर एक तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि जैसे जोमेटो है, जोमेटो ने क्या किया है कि जितना भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है उनके साथ कोलैबोरेट करके ये बोला है कि आप एक्सक्लूसिवली बस हमारे साथ ही डील करेंगे ना, तो हम आपकी जो आपसे जो कमीशन चार्ज करते हैं उसमें हम थोड़ा सा कट कर देंगे, राइट, वी विल चार्ज लेस कमीशन फ्रॉम यू इफ यू डील एक्सक्लूसिवली विद अस। इसी तरीके से स्विगी, दूसरा जो डिलीवरी जायंट है, उन्होंने यहाँ पर क्या, उनके केस में क्या पाया गया है, दैट उन्होंने क्लेम किया कि वी विल गिव यू अ बिजनेस ग्रोथ, वी विल गिव यू अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर आप सिर्फ हमारे साथ डील करते हैं, किसी दूसरे डिलीवरी जायंट के साथ डील नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये आपके जो मार्केट की कॉम्पिटिशननेस है, मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको ब्रीच कर रहे हैं, उसको तोड़ रही है। तो ये मिला है सीसीआई को, जब सर्च उन्होंने डाटा को सर्च किया तब, राइट। तो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को 2009 में एस्टेब्लिश किया गया था, 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, एंड इट इज अंडर दी कंपटीशन कमीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। तो कंपटीशन जो कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज 1+6, दैट इज 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, एंड इट इज अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। जो ये चेयरपर्सन है वो हो सकते हैं एक जज, ही नीड्स टू बी क्वालिफाइड एज दी हाई कोर्ट जज, और कोई भी ऐसा एमिनेंट पर्सन जिसको ट्रेडिंग में, अकाउंटिंग में, मार्केट में मिनिमम 15 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये आपके चेयरमैन की जो क्वालिफिकेशन है दी जाती है, एंड दीज ऑल आर दी फुल टाइम मेंबर्स, और इनका काम है टू चेक दी मार्केट, टू चेक दी कॉम्पिटिटिवनेस, की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें कोई फॉल्स प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं, कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं, एंड अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इट इज क्वाजी जुडिशियल इन नेचर। तो ये क्वाजी जुडिशियल है नेचर में, तो ये एक्शंस भी ले सकते हैं अगेंस्ट दीज कंपनीज, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।